बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन नीतीश सरकार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ने विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा है। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा खुलासा किया है। संतोष सुमन ने कहा है कि नीतीश कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जदयू में कराना चाहते थे। जदयू की तरफ से इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लीजिए। जब पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हमने फैसला किया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन ने कहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे मेरे इस्तीफे को मंजूर कर लें। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को मर्ज करने की बात कही गई थी, जिसे हम लोग ने स्वीकार नहीं किया है। हम महागठबंधन से अलग नहीं हुए हैं। जब तक नीतीश जी रखेंगे तब तक रहेंगे। हमारे पास जो प्रस्ताव आया है उसे हमने मंजूर नहीं किया है। जदयू की तरफ से विलय करने के लिए दबाव था हमारे ऊपर, तो इसलिए हम पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि 17 साल बाद इस बार अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। जब पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम विभाग ने आज के लिए दर्जन भर जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें शेखपुरा, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है। जब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान लोगों को बारिश के समय ऊंचे पेड़ और फिर खेत में जाने से दूर रहने की सलाह दी गई है। जब पिछले 24 घंटे की बात करें तो भोजपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में बिहार के 8 जिले हीट वेव की चपेट में रहे, जिसमें पटना, मोतिहारी, शेखपुरा, भोजपुर, औरंगाबाद, सीवान, नवादा और नालंदा जिला शामिल है। जब पटना में लगातार 10वें दिन हीट वेव दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के मोर्चे पर नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जब सोमवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जो एक साथ इतनी नौकरी दे रहा है। आगे भी हम नौकरी देंगे, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इशारों में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि हम कलम बांट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तलवार बांटने में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने दावा किया है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के वादे पर सरकार काम करेगी। अधिवेशन भवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रधान अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बगैर बिहार के विकास के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार सीमित संसाधनों के बाद भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यदि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो फिर हम शीर्ष राज्य बन सकते हैं। जब फिर भी हम अपने बूते काम कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ी योजना लेकर आई है। योजना यह है कि अब बिहार के हर एक पंचायत में बैंक होगा। जी हां, 8 बैंकों के साथ इसके लिए करार हुआ है, जिसमें बताया गया है कि बिहार के अब हर एक पंचायत में एक बैंक होगा। जहां पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर के बिहार में जल्द ही एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू की जाएगी। जहां पंचायती राज विभाग इसे जमीन पर उतारने को लेकर के शिद्दत से काम कर रहा है। इसके लिए बैंक भी तैयार कर लिए गए हैं और फिर उनकी सूचना भी जल्द ही सभी पंचायतों को भेजी जाएगी कि ग्राम पंचायतें किन किन बैंकों में से किसी एक में अपना बैंक खाता खोल सकते हैं, या फिर पहले से हैं तो फिर रख सकते हैं। पंचायतों को एक खाता को छोड़ करके बचे हुए बाकी खाता को बंद करना होगा।
जी हां, पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने सोमवार को बताया है कि वित्तीय अनुशंसा सख्ती से लागू करने तथा राज्य सरकार के विकास कार्य को तेजी गति से पूर्ण करने के लिहाज से एक पंचायत एक बैंक खाता की आधार कारगर साबित होगी। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की सभी 8,057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रह जाएंगे। एक ही खाते में पंचायतों की तमाम योजनाओं की राशि सरकार से मिलेगी तथा पंचायत इसी खाते से राशि खर्च भी कर पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में सहायक थाना क्षेत्र के झंडा चौक की रहने वाली खुशबू अपनी शादी के कुछ दिनों पहले ही घर से लापता हो गई थी। 12 जून को खुशबू की शादी होने वाली थी, जब वह घर से मार्केटिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन खुशबू वापस लौटकर नहीं आई। उसके बाद खुशबू की मां ने स्थानीय थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर के गुहार लगाई, लेकिन 12 जून को वह अचानक अपनी मांग में सिंदूर भरे स्थानीय थाने पहुंच गई और प्रेम प्रसंग में शादी करने की बात बताई। उसने बताया है कि 2018 में ही उसने राहुल नाम से एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। राहुल यादव अभी जेल में बंद है। लड़की का कहना है कि 2018 में ही उसने राहुल से शादी कर ली थी, मगर इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को नहीं दी थी। यह सिर्फ अपनी मां से राहुल से प्रेम की बात बताई थी, जिस पर मां ने विरोध किया था। जब खुशबू की शादी उसके परिवार के द्वारा शादी तय कर दी गई तो फिर वह अपने प्रेमी राहुल कुमार के घर भाग गई। राहुल अभी पूर्णिया के सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में बंद है। जब खुशबू घर से भाग करके राहुल के परिवार वालों के पास पहुंची और उसकी बहन से बातचीत करके सारी बात बताई और उसकी मां के द्वारा शादी तय कर दी गई। राहुल के साथ 2018 में ही शादी किए थे। जब घर वालों को शादी की बात नहीं बताए थे। अभी वह जेल में बंद है। सोचे थे कि जब निकलेंगे तब बताएंगे। जब मां से बोले थे कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग नहीं सुने। राहुल भी मां से बात किया था, लेकिन मां नहीं तैयार हुई। दोस्तों, बिहार में किसानों ने एक खास किस्म के फूल गोभी की खेती शुरू की है, जो अब आप गर्मी में भी फूल गोभी खा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गोभी की खेती सिर्फ ठंड में ही होती है। जब ठंड में ही गोभी खाई जाती है, गर्मी में नहीं खाई जाती है। लेकिन अब बिहार के किसान ने एक नई तकनीक से गर्मी में भी गोभी की खेती शुरू कर दी है। अब बिहार के लोग गर्मी में भी गोभी खा सकते हैं, फूल गोभी खा सकते हैं। आपको बता दें कि फूल गोभी खाना हर किसी को पसंद है। यह सर्दी के मौसम में मुख्य सब्जी फूल गोभी ही होती है। ऐसे लोग फूल गोभी का भुजिया भी खाना पसंद करते हैं। फूल गोभी में फोलेट, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीज और पोटेशियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से शरीर को काफ़ी फायदा होता है। ऐसे तो सर्दी के मौसम में फूल गोभी आसानी से मिल जाता है, लेकिन गर्मी में ये मार्केट से गायब हो जाता है, क्योंकि गर्मी में इसकी खेती नहीं होती है। लेकिन अब आपको 12 महीना सालों भर फूल गोभी खाने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नालंदा जिले में किसानों ने 200 एकड़ में फूल गोभी की खेती शुरू की है। खास बात यह है कि नालंदा जिले के किसान फूल गोभी की वैरायटी 6099 की फार्मिंग कर रहे हैं। उद्यान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंचम कुमार ने बताया है कि पहले यहाँ किसान सिर्फ सर्दी के मौसम में ही फूल गोभी की खेती करते थे। जुलाई में इसकी नर्सरी तैयार की जाती थी। अगस्त महीने में पौधे की रोपाई होती थी, जिसके बाद अक्टूबर में मार्केट में फूल गोभी की आवक शुरू हो जाती थी। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने फूल गोभी की वैरायटी 6099 को ईजाद किया है। ऐसे में अब किसान साल भर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं और फिर बिहार के लोगों को साल भर फूल गोभी खाने को मिल सकता है। दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका के दौरे पर हैं। जब अपने दौरे के दौरान उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। इसी बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं। ये बोलने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल से RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वे मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन भागवत वीडियो में कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ है, जहाँ स्पेन से मंगोलिया तक धीरे धीरे कालांतर में वहाँ के लोग जागे। उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो फिर अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया।
अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा यही सुरक्षित चलती है। मोहन भागवत के इसी बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अभी आरएसएस के चीफ का जो बयान आया है कि इस्लाम जो है वहाँ गया और ख़त्म हो गया, मगर कहीं पर सुरक्षित है तो वो भारत में है। उन्होंने कहा कि ये तो संवैधानिक है, संविधान है तो फिर हम सुरक्षित हैं। हम तो आक्रमणकारी बोलते हैं, अगर आक्रमणकारी है तो फिर आर्यन है, ये मुल्क किसी का है तो फिर आदिवासियों और फिर दरवीरों का है। मानव वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। खुद बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि हम ब्राह्मण लोग आर्कटिक से आए थे। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना है तो आपके लिए जरूरी खबर है। जरूरी खबर यह है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना है तो आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या मुसीबत आ सकती है आप पर। तो बात करते हैं कि UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड एक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बन गया है। ये आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ के तौर पर काम करता है, जिससे विभिन्न सरकारी सेवाओं और फिर कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच संभव हो पाती है। आधार डेटा के सटीकता और फिर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए UIDAI समय समय पर लोगों से उनके जनसंख्यिकी डिटेल्स को अपडेट करने का आग्रह करते हैं। जैन के लिए मुफ्त में आधार का अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 जून 2023 है, यानी कि आज। जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था और अभी तक एक भी बार उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं तो फिर वे अपडेट करवा लें। जी हाँ, जिनका आधार कार्ड आज से 10 साल पहले जारी किया गया था और जिसे अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो UIDAI ने उनके लिए एक विशेष पहल शुरू की है, जो 15 मार्च 2023 को शुरू की गई थी और जिसकी तारीख आज 14 जून 2023 तक है। वे लोग अपने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को मुफ्त में ऑनलाइन अपलोड करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप आज तक आधार कार्ड को अपडेट करते हैं तो फिर आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप फ्री में ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली NCR में मंगलवार दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस होते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि ये झटके बहुत तेज नहीं थे, जिसके चलते कई लोगों को इसका एहसास भी नहीं हुआ है। जानकारी मिल रही है कि उत्तर भारत के कई इलाकों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा आदि के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई थी, जब वहीं इसका केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका था। जहाँ श्रीनगर के एक स्थानीय नागरिक का कहना है कि भूकंप के आने पर स्कूली बच्चे डर गए थे। जब दुकान में जो लोग थे वे डर से बाहर आ गया था। जहाँ ये बहुत डरावना था। ये भूकंप पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा तेज था। जम्मू कश्मीर के डोडा में 5.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और अन्य आसपास के राज्यों में भी महसूस किए गए। मुख्य भूकंप के बाद आने वाले झटके कम तीव्रता के हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व CM और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जो आपको पहले बताया गया है। मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद महागठबंधन में बड़ी टूट की बात कही जा रही है। यह संतोष सुमन के इस्तीफे पर जदयू की तरफ से बयान आया है और कहा गया है कि नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने बड़ी बात कही है। लेसी सिंह ने कहा है कि संतोष सुमन के इस्तीफे से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। लेसी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी तक दे दी थी और उन्हें बिहार का CM बना करके सम्मानित करने का काम किया था। इससे बड़ा सम्मान किसी और के लिए क्या हो सकता है। महागठबंधन की सरकार में सभी दलों के विचार विमर्श के बाद ही कोई काम होता है। जब संतोष सुमन के इस्तीफे से सरकार की सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। लेसी सिंह ने कहा है कि जीतन राम मांझी गठबंधन में रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारे लोग महागठबंधन के साथ आएंगे, इससे महागठबंधन की सेहत और फिर सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं जदयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा है कि 7 दलों का लंबा परिवार है, साथ मिल करके रहता है और फिर काम करता है। अगर कोई छोटी छोटी बात होती है तो फिर हम लोग बैठ करके बातचीत कर लेंगे। बड़े परिवार में कभी कभी कुछ बातें हो जाती है। हम सभी को एक होकर के लड़ाई लड़नी है और फिर देश को बचाना है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। जहां फलों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं गेहूं और फिर आटे के बढ़ती कीमतों से लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। अब केंद्र सरकार ने गेहूं और फिर आटे के प्राइस को कम करने के लिए अहम फैसला किया है, जिससे लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। दरअसल सरकार ने होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स, प्रोसेसिंग और फिर बड़े चेन रिटेलर्स के लिए गेहूं के स्टॉक करने की लिमिट निर्धारित कर दी है। आपको बता दूं कि सरकार का फैसला 31 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। जब केंद्र सरकार ने गेहूं को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत
खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। जहाँ इस महीने के अंत तक गेहूं की बढ़ती कीमत को निर्धारित करने के लिए सरकार थोक उपभोक्ताओं और फिर व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी। जहाँ इसके लिए खुले बाजार के लिए प्रति क्विंटल गेहूं का प्राइस 2150 रुपये तक तय किया गया है। जहाँ आपको बता दें कि व्यापारी और रिटेलर्स बड़ी मात्रा में गेहूं की जमाखोरी कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में आटे के दाम तेजी से बढ़ने लगे थे। इसको देखते हुए सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दिया है। दोस्तों, खाने वाले तेल की कीमतों में विश्व स्तर पर गिरावट आई है। जब भारतीय खाद्य तेल कंपनियों पर कीमतों में कटौती का दबाव बढ़ गया है, यानी कि विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन भारत में खुदरा विक्रेता में अभी कम नहीं किए गए हैं। जब केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से भी कीमत 8 से 12 रुपये प्रति लीटर कम करने को कहा है, अभी कम नहीं हुआ है, कम करने को लेकर के कहा जा रहा है। जिसके बाद मदर डेयरी ने पिछले हफ्ता धारा ब्रांड के तेल के दाम में 10 रुपये की कमी की थी। तेल कंपनियों को चिंता है कि कीमतें गिरने से घाटा और बढ़ेगा। आपको बता दें कि अपना देश भारत अपना अधिकांश पाम तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से खरीदता है, जबकि सोयाबीन तेल का आयात अर्जेंटीना और ब्राज़ील से किया जा रहा है। भारत अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 50% से अधिक विदेशों से आयात करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में एक चूहे के कारण, मात्र एक चूहे के कारण पूरी की पूरी सुपरफास्ट ट्रेन को रोकनी पड़ी। जी हाँ, बिहार के बदनाम चूहे ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि उनके कारण सुपरफास्ट ट्रेन को रोकना पड़ा। हैरान कर देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से सामने आई है, जहां चूहों की वजह से दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना पड़ गया। दरअसल दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के छपरा जंक्शन पर पहुंचने से पहले इस ट्रेन की एक बोगी के नीचे से धुआं निकलता नजर आया, जिसके बाद ये अफवाह उड़ गई कि ट्रेन में आग लग गई। फिर क्या था, यात्री जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद ट्रेन को वहीं रोकना पड़ गया। जब इसकी जांच की गई तो जानकारी मिली कि बोगी में चूहा था और उसने कुछ तारों को काट दिया, जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी निकल रही थी, जिससे यात्री को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। बाद में खराबी को दूर करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस घटना में किसी तरह की कोई भी क्षति नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में चूहे काफी लंबे समय से बदनाम रहे हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद यहाँ के चूहों पर आरोप लगा है कि वे माल खाने में रखी 9 लाख लीटर शराब को पी गए। इतना ही नहीं, चूहे पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बांध को कमजोर कर दिया। अब चूहे के इस कारनामे के बाद एक बार फिर से बिहार के चूहों पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को किसानों की मांगों को लेकर के अक्सर भारतीय जनता पार्टी और फिर केंद्र सरकार पर हमलावर होते देखा गया है। लेकिन अब राकेश टिकैत ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां आंदोलन नहीं करना चाहती है, खुद तो ये बर्बाद होगी ही, हम लोगों को भी ये लोग बर्बाद कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत शामली के बाबरी क्षेत्र के भाजू गांव में लगी किसान महापंचायत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने हैं, अगर चुनाव के दौरान बेईमानी हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो फिर विपक्ष का पीएम बनेगा। जब पहलवानों के विरोध पर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार से हमने महिला पहलवानों की बात करवाई है, ऐसा करके क्या मैंने कोई गुनाह किया? दरअसल केंद्र सरकार किसान संगठन को बदनाम करने पर तुली हुई है। दरअसल राकेश टिकैत कई बार पहलवानों के समर्थन पर बात कर चुके हैं। इसी को लेकर के बीजेपी के कई नेता राकेश टिकैत पर हमलावर हैं। राकेश टिकैत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में चल रहा है। जब कोई भी पार्टी हमारे आंदोलन को लेकर के गलत काम करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए भाई भाई को पीछे ढकेलने पर परहेज नहीं करता है। जब वहीं एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए अपनी जीती हुई सीट उसके हवाले कर दिया। जब अभी कुछ महीने पहले ही इब्रार अहमद उर्फ भोला मियां ने बिहार के गया जिले के वार्ड संख्या 26 से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू दोस्त मोहन श्रीवास्तव को वार्ड पार्षद बनाने के लिए उस सीट से इस्तीफा दे दिया। जी हां, भोला मियां ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपने दोस्त को जीत दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। इसके बाद मोहन श्रीवास्तव ने वहां से भारी मतों से वार्ड पार्षद का चुनाव जीत करके एक इतिहास कायम कर दिया। जब गया नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 26 से भोला मियां लगातार जीत दर्ज कर रहे थे, जब वे 2002 से ही यहाँ से वार्ड पार्षद बन रहे थे। जब कई बार तो वे निर्विरोध भी निर्वाचित हुए थे। जहाँ इधर इब्रार अहमद के जिगरी दोस्त मोहन श्रीवास्तव वार्ड संख्या 11 से कई बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जनता का साथ
उन्हें नहीं मिल रहा था। इस वजह से वे लगातार चुनाव हार रहे थे। इसके बाद मोहन श्रीवास्तव के पास एक ही विकल्प था कि वे आने वाले चुनाव का इंतजार करते या फिर किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ते। तब भोला मियां ने अपने दोस्त को चुनाव जिताने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर वार्ड संख्या 26 से मोहन श्रीवास्तव ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस चुनाव में मोहन श्रीवास्तव को जिताने के लिए इब्रार अहमद ने दिन रात मेहनत की, जिसके बाद मोहन श्रीवास्तव ने मुस्लिम बहुल वार्ड संख्या 26 और से 567 वोटों से चुनाव जीत दर्ज की। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एको सीट पर चुनाव नहीं लड़ना जा रहे हैं। वहीं 23 जून को आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिलने पर उन्होंने कहा है कि हम क्या हैं, हमारे बारे में लोग क्या समझते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मतलब यह है कि हमारे नेता नीतीश कुमार है, वही जब इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो फिर सब कुछ है। जहाँ हम रहे या ना रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतन राम मांझी ने सोमवार को गुस्से में कह दिया है कि हम एक भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्षी दलों को एकजुट करने निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घर में ही झटका लग सकता है। 23 जून को जब पटना में विपक्षी नेताओं का जुटान होना है, इस बैठक में शामिल होने के लिए महागठबंधन के साथ ही हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे मांझी नाराज हैं और फिर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एम्स पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच तलवार खींच जाने से जैसी स्थिति बन गई है। इस बीच बिहार सरकार ने तय किया है कि दरभंगा एम्स के लिए एकमी शोभन बाईपास पर चिन्हित 109 एकड़ जमीन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को फिर से भेजा जाएगा। जहां केंद्र सरकार की ओर से इस जमीन पर एम्स बनाने से इनकार करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि राज्य सरकार ने दरभंगा में जिस जमीन को चिन्हित किया है वह उपयोगी और उपयुक्त स्थान पर है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। जहां कल के जनता दरबार में जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े हुए कई मामले सामने आए। जनता दरबार में सेना का एक जवान अपनी शिकायत लेकर के सीएम नीतीश कुमार के सामने पहुंचा। सेना के जवान की बात सुनकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फोन लगा दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर के रहने वाले सेना के जवान दीपक कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को बताया है कि उनकी मां के नाम से 12 डिसमिल जमीन साल 1993 में आवंटित किया गया है। जहां आवंटित की गई जमीन खतिहान में मंदिर की बताई जा रही है और उनकी अनुपस्थिति में मठाधीश द्वारा 4 साल पहले मकान का एक हिस्सा गिरा दिया गया और 1 कट्ठा जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। सेना के जवान की बात सुनकर के सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन लगा दिया और कहा कि हेलो, अरे ये मुजफ्फरपुर से आए हैं दीपक कुमार, ये देख लीजिए जमीन पर कब्जा की बात है। इस दौरान सहरसा से आए शख्स ने भी सीएम के समक्ष अपनी समस्या रखी और फिर कहा कि गांव के दबंग खेती नहीं करने देते हैं और 5 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी को फोन लगाकर ये एक्शन लेने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में राजद जदयू के बीच खींचतान के चलते उत्तर बिहार के लाखों लोग 2000 करोड़ रुपए से बनने वाले दरभंगा एम्स के रूप में केंद्र सरकार की बड़ी सौगात पाने से वंचित रह गए हैं। दरभंगा में एम्स बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं मिले, इसीलिए पहले 2 साल तक तो सरकार इस बात पर अड़ी रही कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अपग्रेड करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बना दिया जाए। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि किसी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके एम्स बनाने का नियम नहीं है, इसीलिए अंत में बिहार सरकार दरभंगा एम्स के लिए DMCH परिसर में ही 150 एकड़ जमीन देने पर राजी हो गए। बिहार सरकार ने शोभन में जो 151 एकड़ भूमि आवंटित की है वह एम्स का भवन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई है। यह शोभन की 20 से 30 फीट गड्ढे और फिर जल जमाव वाली जमीन पर निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इसे अस्वीकार कर दिया है और फिर दूसरी भूमि आवंटित करने का आग्रह किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जहां इनकी जगह दूसरों को प्रवेश नहीं मिलेगा। जब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रही तो फिर उस सीट पर सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाए। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 415 नवनियुक्त सहायक प्रधानाध्यापक और फिर व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र बांटा और फिर कहा कि आगे कुछ महीनों में और नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चाहते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदले, अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होना चाहिए। बहुत जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर के नाम बदलेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है कि सिर्फ 2 लोगों का गुणगान किया जा रहा है जिनका राजनीतिक अनुभव 20-22 साल से ज्यादा का नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आजकल देश में 2 लोग सिर्फ अपना ही नाम ले रहे हैं, जो अपनी पार्टी के नेताओं का भी नाम नहीं लेते हैं। वे बापू यानी कि महात्मा गांधी के योगदानों को स्वीकार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम नहीं लेते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शानदार काम किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हर जगह उसकी ही चर्चा होती है। जहां हमने बिहार में काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि साइकिल योजना जब बिहार में शुरू की गई तो फिर उस समय देश और फिर विदेश में भी ऐसी योजना नहीं थी। जहाँ हमने जो काम किया है उसको केंद्र ने अपनाया है। आजकल केंद्र वालों ने मीडिया पर कब्जा जमा लिया है, ये कहना है नीतीश कुमार का। जी आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से नाता तोड़ चुके नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे साथ बिहार में पहले जो लोग काम करते थे वे भी मेरे खिलाफ आजकल खूब बोलते हैं ताकि उनको बढ़िया जगह मिल जाए, लेकिन कहीं किसी को पार्टी कुछ नहीं दे रही है। जहाँ हम सभी के लिए काम करते हैं लेकिन वे सिर्फ अपनों के लिए काम करते हैं। दोस्तों हैदराबाद से सांसद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके साथ सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि हज के लिए जा रहे लोगों से लाखों रुपए लिए गए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। सोमवार को ट्वीट में यह आरोप लगाते हुए ओवैसी ने PM मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। आपको बता दें कि ओवैसी का आरोप है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी हज पर जा रहे लोगों को सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने जा रहे हैं। देश से 1,75,025 लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हज कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में जोड़ा है कि एक हाजी से 4-4 लाख रुपए वसूल लिए गए। ठहरने के साथ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली है। जब भारत के आजमीन हज परेशान है, हज कमेटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है? PM नरेंद्र मोदी और फिर स्मृति ईरानी को फौरन इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से किए गए इस ट्वीट में सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब दिया है। जहाँ दूतावास ने ओवैसी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि कृपया हमें बताएं कि क्या किसी हाजियों को किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है। दूतावास और जेद्दा में भारतीय अधिकारी हाजियों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे हाजियों को आराम और फिर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवसायियों की बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। गौरतलब है कि जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर के बड़ा फैसला लिया था। हज के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाला VIP कोटा खत्म करने का ऐलान किया गया था। पहले हज यात्रा को लेकर के कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें अब खत्म करने का फैसला किया गया है। इस कदम के बाद हज पर जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। किसी भी यात्री को कोई भी खास VIP कल्चर नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोग देश के 24 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के लोग दिल्ली में 1,12,000 परिवार रहते हैं जो राशन ले रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। या दूसरे राज्यों में जीविका कमाने के लिए जा रहे बिहार के परिवार को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। प्रति माह औसतन 1.5 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा करके सरकारी राशन की दुकानों से खाद्यान्न उठा रहे हैं। जब मई में सस्ता राशन उठाने वाले ऐसे लोगों का आंकड़ा 1,54,000 से अधिक पहुँच चुका है। सबसे अधिक दिल्ली में बिहार के 1,12,000 परिवार वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर तबके के लोग हैं। यह आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों में जाकर के बिहार के कमजोर आर्थिक आय वर्ग के लोगों को खाद्यान्न की महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा 2261 परिवार हरियाणा में वन नेशन वन राशन का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 7604 परिवार महाराष्ट्र में, गुजरात में 3337 और भी बहुत सारे स्टेट में जाकर के बिहार के लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लाभ उठा रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब डिग्री को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, जहां जदयू ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की डिग्री पर सवाल उठा दिए हैं और उन्हें 72 घंटों का अल्टीमेट देते हुए कहा कि सारी चीज़ों को समय रहते स्पष्ट करें, नहीं तो फिर भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी। जदयू के इस अल्टीमेट का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी खौफ में है, इसीलिए दाएं बाएं कर रहे हैं। जब वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने जदयू की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नाम और फिर मानद उपाधि को लेकर के लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेतुका और निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का घर का नाम राकेश कुमार है, न ही उन्होंने कभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, ये सभी लोग जानते हैं। जदयू की ओर से राजनीतिक दुर्भावना से नाम को लेकर के बखेरा खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने मार्च 2022 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी को और मार्च 2023 में बिहार विधान परिषद को सौंपे अपने व्यक्तिगत और फिर संपत्ति के ब्यौरे में भी सारी बातें स्पष्ट कर दी है। उन्होंने मानद उपाधि प्रदान की गई है। क्या जदयू को अपने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ब्यौरा देने की व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है, जिसमें सारी जानकारियां सिलसिलेवार ढंग से सरकार को दी जाती है और सभी जगहों पर यह सार्वजनिक भी है। जो चीज़ें पहले से पब्लिक डोमेन में हैं उस पर सवाल उठा और फिर आरोप लगा करके जदयू अपने सतही और फिर ओछी राजनीति को दर्शा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और फिर पॉलिटेक्निकल संस्थानों को आवासीय सुविधा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों के कैंपस में शिक्षक, छात्र और फिर वहां नियुक्त कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि पठन पाठन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, समय पर पढ़ाई हो। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निकल संस्थानों में जितने शिक्षकों समेत अन्य कर्मचारियों की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए जल्द से जल्द नियुक्ति करें। जब पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों और फिर पॉलिटेक्निकल संस्थानों में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा कराएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले की 35 प्राइवेट स्कूलों में ताला जड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह इस संबंध में रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज दी गई है। पहले चरण में 7 स्कूलों में ताला जड़ने का आदेश हुआ, वहीं दूसरे चरण में 28 स्कूलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के बार आदेश के बावजूद भी यूडाइस से संबंधित स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल और टीचर्स प्रोफाइल से संबंधित ऑनलाइन जानकारी नहीं देने को लेकर के है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए और फिर स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने तथा उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन स्कूलों में नामांकित बच्चों का नामांकन पास किए सरकारी स्कूलों में न कराने का आदेश जारी किया गया है। इन सभी स्कूलों पर आरोप है कि इनके द्वारा पूर्व में यूडाइस कोड लागू किया गया था। इस बार इनके द्वारा यूडाइस प्रपत्र और फिर स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल प्रोफाइल समेत अन्य जानकारियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई है। सभी जानकारियाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा ऐसे स्कूलों का स्थलीय जाँच करके ये सुनिश्चित करने को कहा गया है था कि यदि ये संचालित नहीं है तो फिर इसकी रिपोर्ट दी जाए और यदि संचालित है तो फिर इसके बच्चों को पास के स्कूलों में नामांकन करा दिया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर है। जो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद भी वे कभी भी नौकरी नहीं की है। जी हाँ, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने पिता की इच्छा और सम्मान करने के लिए की है, यानी कि अपने पिता की मर्जी से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अपनी मर्जी से नहीं। वे तो हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे भी इंजीनियर है, हाँ, कभी नौकरी नहीं की है, राजनीति से ही जुड़े रहे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरी पढ़ाई उस इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई है जिसकी स्थापना उस समय हुई थी जब देश में मात्र 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। हमारे समय में एक भी लड़की नहीं थी। जब कोई महिला आती थी तो फिर शिक्षक और छात्र खड़े होकर के देखते रहते थे। अब तो उनके लिए 1/3 सीट आरक्षित है। हमने कह दिया है कि अगर लड़कियों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाए तो फिर उसे लड़कों से नहीं भरा जाए।
जहां आरक्षित के अलावा सामान्य सीटों पर भी लड़कियों का नामांकन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, पहले गरीबों की बेटियां 7वीं 8वीं से आगे नहीं बढ़ पाती थी, सरकार ने सुविधाएं दी तो फिर लड़कियां हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब के विरुद्ध होने वाली छापेमारी के दौरान पुलिस और उत्पाद दल पर होने वाले हमलों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। छापेमारी दल पर हमला करने वाले और तस्करों को बचाने वालों पर अब मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। इस स्प्रे से सामने आने वाले आंखों में तेज जलन होती है। इसका असर आधे घंटे से अधिक समय तक रहता है, जिसके लिए मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने इसको लेकर के पहला खेप के रूप में 700 मिर्ची स्प्रे का ऑर्डर दिया है। जहां सोमवार को पटना के कुम्हराड़ में स्थित ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में मिर्ची स्प्रे का डेमो भी किया गया। विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान ने इस दौरान बताया है कि अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अपराधी महिलाओं और फिर किशोरों को आगे कर देते हैं। जहाँ कई बार ये लोग छापेमारी दल की गाड़ियों को घेर लेते हैं और कई बार ये लोग गाड़ी के आगे ही लेट जाते हैं। इससे शराब के धंधेबाजों को भगाने का मौका मिल जाता है और फरार हो जाते हैं। इससे निपटने के लिए अब मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2024 तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब या फिर आवासहीन को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है, यानी कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का लक्ष्य है, यानी कि उनको घर दिया जाएगा। जब पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत 284 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे इन गरीबों के लिए आवास बनने हैं। राज्य के सभी नगर निकायों में अब तक 3,28,130 बेघरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1,50,000 रुपये और राज्य की तरफ से 50,000 रुपये यानी कि 2 लाख रुपये मिलना निर्धारित है। वर्तमान में 3,02,340 घर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब तक 1,10,456 घरों का निर्माण पूरा करके इन्हें संबंधित लाभुकों को दे दिया गया है। इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र राशि के तौर पर केंद्र सरकार के स्तर से 5,201 करोड़ रुपये मिलने हैं, जिसमें 2,984 करोड़ रुपये जारी कर दी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।